हेलो क्लास 10th स्टूडेंट। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बिल्कुल एकदम खास होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूँ सारे के सारे फॉर्मूले, जितने भी आपके सिलेबस के अंदर चैप्टर है, जो टॉपिक्स है, उन टॉपिक्स के सभी फॉर्मूले मैं आपको कराने वाला हूँ। सबसे पहले अपना चैप्टर फर्स्ट पकड़ते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर के अंदर जो फॉर्मूले, जो आइडेंटिटी आने वाली है, उन सभी को मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर कम फॉर्मूले हुए, कुछ टॉपिक कटे हुए भी हैं, कुछ टॉपिक सिलेबस के अंदर नहीं है। जो टॉपिक अपने सिलेबस के अंदर नहीं है, हम उन्हें इंक्लूड नहीं करेंगे। चैप्टर 1 रियल नंबर में जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको याद रखना है, मैं फॉर्मूले के साथ साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो चैप्टर से रिलेटेड है, वो भी मैं आपको कराने वाला हूं। तो सभी को आप ध्यान से देखेंगे। पहला फॉर्मूला जो आपके नाम के यहाँ पे आता है रियल नंबर के लिए, वो आपको यूज करना है एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ ऑफ टू नंबर मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एकमात्र यही फॉर्मूला इस चैप्टर के अंदर है जो आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा, तो उन चीजों को भी आपको ध्यान रखना है। अब इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर में जो आने वाले हैं, जो आपको काम आएंगे, वो बताऊंगा। लेकिन फॉर्मूला आपको क्या ध्यान रखना है, दो नंबर का एचसीएफ, उन दो नंबर के एलसीएम की प्रोडक्ट उन्हीं दो नंबर की प्रोडक्ट के इक्वल होती है। इस टॉपिक के ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन के अंदर। कुछ पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं, जैसे रूट पी इज इरेशनल इफ p इज प्राइम, p इज ए प्राइम नंबर। ये थ्योरम एक तरीके से, लेकिन आपको ये याद रखनी है एज ए फॉर्मूला। अगर कभी भी रूट के अंदर प्राइम नंबर आपको दिखाई पड़ेगा, तो वे सभी क्या बोले जाएंगे, इरेशनल नंबर बोले जाएंगे। इरेशनल नंबर जैसे रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, इस तरह से जितने भी नंबर रूट के अंदर प्राइम नंबर अगर लोगे, तो वे सभी क्या कहलाएंगे, सभी के सभी इरेशनल नंबर कहलाएंगे। एक थ्योरम और पढ़ते हैं इस चैप्टर में, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एज ए फॉर्मूला से देखना आपको। ये क्या बोलती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। आप लोगों को ध्यान रखना है, कोई भी कंपोजिट नंबर जो होता है, कोई भी कंपोजिट नंबर को उसको प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है। इसका बोलने का मतलब क्या है, मान लीजिए जैसे मैं कहता हूं 6 कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर आप जानते होंगे जिसके 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, कम से कम 3 और ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। 6 एक कंपोजिट नंबर है 6। हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3। अगर मैं इसको 2 इंटू 3 लिखूं, तो ये अब भी 6 ही है। मैंने क्या किया, दो प्राइम नंबर पकड़े 2 और 3 और उसकी प्रोडक्ट में इस नंबर को लिख दिया। तो किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर की प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है, और ये स्टेटमेंट होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का। फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में इतना ही पढ़ना है। ये चैप्टर 1 के सारे फॉर्मूले आपके हो गए। अब हम चैप्टर 2 की स्टार्टिंग करने वाले हैं। देखिए, अब पोलिनोमियल को शुरू करते हैं। हम पोलिनोमियल के बारे में कुछ फॉर्मूले मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले पोलिनोमियल की डेफिनेशन जान लो। हम क्या करते हैं, किसी पोलिनोमियल को fx, gx, tx, rx करके डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या है, ये जो पोलिनोमियल है इसका वेरिएबल है x। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, कोई भी आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे देगा इस तरह की। अब ध्यान रहे, वहां पर जो वेरिएबल इंक्लूड किया गया है, उस वेरिएबल की जो पावर होगी वो हमेशा क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। यहाँ पर जो वेरिएबल है x है, और x की जो पावर है, देखो यहाँ पे कितनी है, 1 है, इसलिए ये पोलिनोमियल हो जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर मैं एक बात करूं, fx इज इक्वल टू x टू द पावर 3/2 माइनस x स्क्वायर प्लस 2। मैंने एक एक्सप्रेशन आपके सामने ये लिखी है, क्या ये भी पोलिनोमियल हो सकता है? बिल्कुल नहीं। रीजन क्या है इस बात का, देखो जरा ध्यान से देखो। इसकी पावर x यहाँ पे वेरिएबल है, और वेरिएबल की पावर क्या है, 3/2। 3/2 अपना होल नंबर नहीं होता है, और जो होल नंबर पावर में नहीं है, इसका मतलब ये एक्सप्रेशन कभी पोलिनोमियल नहीं हो सकती है। ये पोलिनोमियल के अंदर आ ही नहीं सकती है। अब पोलिनोमियल कई तरह के हमें पढ़ने हैं अकॉर्डिंग टू डिग्री। पोलिनोमियल के टाइप में जो पढ़ने हैं वो हमें पढ़ने हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, उसके बाद क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है। अब ये देखो ध्यान से, क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन के अंदर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को जानना है हमने। सबसे पहले पढ़ेंगे लीनियर पोलिनोमियल के बारे में। अब लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पोलिनोमियल वे पोलिनोमियल होते हैं जिनकी डिग्री 1 होती है,
इनकी जनरल फॉर्म जो होती है, जनरल फॉर्म होती है एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टाइप की, ए एक्स प्लस बी टाइप की इनकी जनरल फॉर्म होती है। मतलब कोई भी अगर लीनियर पॉलिनोमियल है वो इस तरह का ax प्लस बी टाइप का नजर आएगा। अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो नजर आएगा एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का। यहां पर जो ए बी सी होते हैं ये अपने रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर होते हैं, कोई भी नंबर हो सकते हैं। और जो यहां पर लिखा हुआ है ये क्या होता है, इसका पॉलिनोमियल का वेरिएबल होता है। अब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में भी जानना है। एक बात आपको और बताना, जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है, भाई क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 होती है, लीनियर की डिग्री 1 होती है, क्यूबिक की डिग्री 3 होती है, जितनी इनकी डिग्री होती है उतने इनके जीरोस भी होते हैं, उतनी इनकी एक्स की वैल्यूज भी निकलती है। उनमें रिलेशन पूछा जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लेकर। क्लास 10th बोर्ड में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लेकर हमें कई बार सम ऑफ जीरो, क्योंकि 2 जीरो होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, इसकी डिग्री 2 है, सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो कई बार पूछा जाता है। तो सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो कैसे निकालते हैं मैं आपको अभी बताता हूं। सबसे पहले हम कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को एज्यूम कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म मैंने अभी आपको बताई, क्या होती है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो इस तरह का नजर आता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है, इसके कितने जीरोस होंगे, 2 जीरो होंगे। एक को मैं मान लेता हूं अल्फा, एक को मैं मान लेता हूं बीटा। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले निकाला जाता है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या होता है बेटे, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा को जोड़ के कितना आने वाला है, माइनस बी अपॉन ए आता है, माइनस बी अपॉन ए। इसे कई किताबें या एनसीईआरटी के अंदर भी लिखा हुआ है, कैसे लिख देते हैं, माइनस लगाते हैं। बी क्या है, बी सर जी एक्स का कोफिशिएंट है, तो माइनस एक्स का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई ए क्या है, ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं। और फॉर्मूला ऐसे भी याद रख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आएगा, माइनस बी अपॉन ए के बराबर आ जाएगा। सेकंड हम पढ़ते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो करके। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, भाई 2 जीरो है इसके, अल्फा और बीटा। अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट करते, गुणा करते, अल्फा की बीटा में गुणा करते, तो दोस्त ये आता है सी अपॉन ए करके। अल्फा की बीटा में गुणा हमेशा सी अपॉन ए। अब ये सी क्या है, सी अपने पास है कांस्टेंट, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला लगा के आप प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल सकते हैं। अब तीसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, अगर आपको कभी को सम ऑफ जीरो दे दे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे दे और आपसे पूछा जाए एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करिए, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए, तो कैसे बनाना है उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा बता देता हूं मैं आपको उसके बारे में भी। अगर आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा मतलब सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा भी गिवन है और अल्फा इंटू बीटा भी गिवन कर दिया आपको, अल्फा इंटू बीटा भी क्या कर दिया, गिवन कर दिया, दोनों की वैल्यू आपको दे दी और सवाल पूछा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना के बताइए। तो हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, के यहां पर कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फॉर्मूला बनता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये जो फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा है, इस फॉर्मूले की मदद से आप किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जन्म कर सकते हैं, उसे निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा पता होना चाहिए, अल्फा इंटू बीटा पता होना चाहिए। इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू प्लेस कर देंगे, एक्स ही रहेगा, एक कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बना सकते हैं। इस चैप्टर 2 में इतने ही फॉर्मूले आपको जानने हैं, केवल यही फॉर्मूले आप रिवाइज करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब चैप्टर 3 की बारी आती है। देखिए साहब, अब चैप्टर 3 की स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर 3 आपका है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है, 2 इक्वेशन आपको गिवन की जाती है, दोनों की जनरल फॉर्म में आपको बताता हूं। मान लो आपको एक इक्वेशन दी है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन आपको गिवन की गई है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ऐसे 2 इक्वेशन करके दी जाती है।
अब इनको सोल्व करने के तरीके अपने पास है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपके सिलेबस में नहीं है, आपको उसे इग्नोर करना है। तो आपको दो ही मेथड से सोल्व करना है, सोल्व करना कभी बाद में सिखाऊंगा, आज हम फॉर्मूलों की बात कर रहे हैं। तो अभी इनको लेके फॉर्मूले क्या होते हैं, इनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखो साहब, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या करती है, हमेशा ग्राफ के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। दो इक्वेशन है, दो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। अब बेटा दो लाइन अगर प्लेन में है, कार्टेशियन प्लेन में है, ग्राफ पे है, तो उनके तीन बिहेवियर हो सकते हैं। तीन बिहेवियर कैसे हो सकते हैं, सुनो ध्यान से भाई। देखो दोनों लाइनें कैसे हो सकती है, सबसे पहला वे इंटरसेक्ट कर सकती है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इंटरसेक्टिंग जानते हो आप कैसे होती है, जब ये दोनों लाइन काटती है। मान लो ये पहला लाइन है, ये दूसरा लाइन है, कहां पर काटा, इस पॉइंट पर काटा, इस पॉइंट पर, तो इन्हें क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। इन्हीं कंडीशन क्या ध्यान रखनी है आपको, A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। अगर कभी दोनों इक्वेशन के x कोफिशिएंट का रेशो, दोनों इक्वेशन की y के कोफिशिएंट का रेशो बराबर नहीं आता है, तो वे दोनों लाइन हमेशा इंटरसेक्टिंग होगी। ये बात आपको याद रखनी है। सेकंड केस क्या हो सकता है, कोइंसिडेंट लाइन का, कोइंसिडेंट लाइंस। अब ये कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है, सुनो ध्यान से, समपाती रेखाएं। मान लीजिए अपनी पहली लाइन ये है, दूसरी लाइन भी इसके ठीक ऊपर है, पहली लाइन जो है उसके ऊपर ही दूसरी लाइन है, मतलब दोनों लाइन हर पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है इस बार, इन्हें हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। इनकी कंडीशन क्या होती है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये कंडीशन किसकी होती है, कोइंसिडेंट लाइन की। तीसरा कंडीशन होता है पैरेलल लाइंस का। पैरेलल लाइन आप सभी लोग जानते होंगे, व्हाट आर पैरेलल लाइंस। जब दो लाइनें प्लेन के अंदर, किसी भी कार्टेशियन प्लेन में या कहीं भी प्लेन के अंदर दोनों लाइन सेम डिस्टेंस पर चली हुई हो, इनके बीच का ये जो डिस्टेंस d है ये हर पॉइंट पर सेम हो, इन्हें आप पैरेलल लाइन कहते हैं। लेकिन ये दोनों की दोनों लाइन पैरेलल लाइन को कब रिप्रेजेंट करेगी, तब कंडीशन होगी A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। अगर कभी ऐसा हो रहा होगा दोनों इक्वेशन में, तो वे दोनों इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही होगी, पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट कर रही होगी। कुछ बातें और बताता हूं उनके बारे में। इंटरसेक्टिंग लाइन को कई बार हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन भी कहा जाता है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। अब सभी लोग कंसिस्टेंट का मतलब भी जान लो। कंसिस्टेंट किसे कहते हैं, जब एटलीस्ट वन सॉल्यूशन अगर करता है, एक सॉल्यूशन निकलता है, कम से कम एक सॉल्यूशन। तो देखो भैया यहाँ पे लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करती है उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन केवल एक पॉइंट पर काटती है, इसलिए इनका केवल एक सॉल्यूशन होता है। ये कंडीशन होती है, अगर एक सॉल्यूशन होता है इसे हम कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहते हैं। उसके बाद सेकंड क्या बनता है अपने पास, सेकंड बनता है कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट लाइन हर जगह पे, हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, यहां पर देखो हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही, इसका मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। इसे हम इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के केस में लेते हैं। चूंकि यहां पर एक ही सॉल्यूशन था, इसे हम यूनिक सॉल्यूशन के केस में लेते हैं। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक मतलब केवल एक सॉल्यूशन होगा, यहां पर बहुत सारे सॉल्यूशन पॉसिबल है, इसलिए इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन केस में लेते हैं। अगर बहुत सारे हैं तो भाई कम से कम एक तो होगा ही, या बहुत सारे हैं तो इसे कंसिस्टेंट सॉल्यूशन के केस में भी लिया जाता है। मतलब जो आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन होती है और कोइंसिडेंट लाइन होती है, ये दोनों की दोनों कंसिस्टेंट सॉल्यूशन के केस के अंडर भी आती है। जबकि पैरेलल लाइन देखो एक भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करती, वो वहां को जा रही है, यहाँ को जा रही है, इन दोनों के बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, ये कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अगर इंटरसेक्ट नहीं करेगी कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, नो सॉल्यूशन भी कहते हैं, नो सॉल्यूशन। और जब कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, जब एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, तो कंसिस्टेंट तो होगा नहीं, तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। इस केस में जो लाइनें हैं वो इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन को डिपेंड करेगी, इन्हें डिपेंडेंट लाइन भी कहा जाता है। आपको एक बात और बता देता हूं,
कोइंसिडेंट लाइन को डिपेंडेंट लाइन कहा जाता है। रीजन क्या है, एक दूसरे के ऊपर ये डिपेंड करती है, दोनों के सॉल्यूशन एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं, इसलिए इन्हें डिपेंडेंट लाइन भी कहा जाता है। इन्हें इंडिपेंडेंट बोलते हैं क्योंकि ये दूसरे से दूर होती है। ये आपका इस चैप्टर के अंदर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी है, इस चैप्टर के अंदर ये फॉर्मूले भी है, ये फॉर्मूले है बस, केवल ये फॉर्मूले आपको पढ़ने इस चैप्टर के अंदर, बाकी सॉल्यूशन करने के तरीके और कुछ वर्ड प्रॉब्लम आपको जाननी है। अभी हम चैप्टर 4 की स्टार्टिंग करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानेंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका चैप्टर नंबर 4 होने वाला है। आपने अभी थोड़ी देर पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था, क्या होता है, जिनकी डिग्री 2 होती है, तो वे इक्वेशन जिनकी डिग्री 2 होती है उन्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। मान लीजिए fx अपने पास कोई पॉलिनोमियल है जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर मैं इसको 0 के साथ इक्वेट कर देता हूं तो ये बन जाएगा अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे, fx क्या था अपने पास, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये अपने पास क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको क्या बातें ध्यान रखनी है वो भी जरा ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले हम इसके लिए डी निकाल सकते हैं। डी बोले तो डिस्क्रिमिनेंट। अभी डिस्क्रिमिनेंट क्यों निकालते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप एक बात सुनो ध्यान से, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी डिग्री 2 है। अगर डिग्री 2 है तो दोस्त इसके रूट में कितने होंगे, 2 रूट्स होंगे। रूट्स बोले तो x की वैल्यू कितनी निकलेगी, यहाँ पे 2 वैल्यू निकल जाएगी। अब वे 2 वैल्यू कैसी कैसी हो सकती है, बात सुनो, वे दोनों वैल्यू रियल हो सकती है, रियल नंबर हो सकती है, वे दोनों वैल्यू क्या हो सकती है, सेम हो सकती है, दोनों वैल्यू सेम भी हो सकती है, और दोनों वैल्यू क्या हो सकती है, इमेजिनरी हो सकती है, मतलब रियल नहीं हो सकती है। ये 3 केस बनते हैं और ये तीनों केस डिपेंड करते हैं डी की वैल्यू पर। डी होता है डिस्क्रिमिनेंट। इसे निकालते कैसे, b² माइनस 4ac करके। b² माइनस 4ac से क्या निकलता है, डी की वैल्यू निकलती है, और डी की वैल्यू पे डिपेंड करता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर। वे किस तरह के होंगे, वे रियल होंगे, वे इमेजिनरी होंगे, वे इक्वल होंगे, वे डिस्टिंक्ट होंगे, वे कैसे होंगे, वो डिपेंड करता है डी के ऊपर। और डी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, b² माइनस 4ac। यहाँ पे b देख लो आप क्या है, a देख लो, c देख लो क्या है। आप डी निकाल पाओगे। डी निकालने के बाद मैं आपको बताता हूं रूट्स का नेचर कैसे निकालते हैं। रूट्स का नेचर निकालने के लिए देखिए ध्यान से, मैं इसे साफ कर दे रहा हूं फिलहाल के लिए, अभी ध्यान देंगे थोड़ा सा रूट्स के नेचर पे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल ही पूछा जाता है कई बार एग्जामिनेशन के अंदर, और मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन तो बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं, यहां से पूछे जाते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट, मूलों की प्रकृति, किस तरह के रूट्स होते हैं देखिए ध्यान से। पहला केस, मान लीजिए आपने डी की वैल्यू निकाली, डी की जो वैल्यू आई वो 0 से बड़ी आई, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव आई। ऐसे केस में क्या होगा, रियल रूट होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। ये बात आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेनी है। जब कभी d की वैल्यू पॉजिटिव आए, 0 से बड़ी आए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट तो पक्का होंगे, लेकिन दोनों के दोनों कैसे होंगे, रियल होंगे। डिस्टिंक्ट शब्द का मतलब जान लो, वे दोनों के दोनों रूट डिफरेंट होंगे। डिफरेंट बोले तो x की 2 वैल्यू आएगी, दोनों अलग अलग होगी, दोनों रियल होगी, और ये ऐसा तब होगा जब d की वैल्यू माने तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। दूसरा केस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से एमसीक्यू बहुत पूछा जाता है, भर भरे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। d की वैल्यू अगर कभी 0 हो जाए, d इज इक्वल टू 0, अगर आपने d निकाला b² माइनस 4ac का इस्तेमाल करके, d अपना आ गया 0। अगर d 0 आ जाता है दोस्त, तो d की वैल्यू 0 आने पर दोनों के दोनों रूट, x की जो 2 वैल्यू आती है ना क्वाड्रेटिक में, वे दोनों इक्वल आएगी, बराबर आएगी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं रियल तो आनी है, रियल तो होगी, लेकिन साथ में क्या होगी, इक्वल भी होगी, तो इसलिए बोलते हैं रियल एंड इक्वल रूट्स। इन्हें ऐसा भी ले सकते हैं 2 रियल एंड इक्वल रूट या 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, ऐसा ले सकते हैं। आपको पता है 2 तो हो गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर लिया, लेकिन जर्नल से अल्टीमेट सी बात है, आपको जाननी है उसके बारे में। थर्ड बात, तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, डी की वैल्यू अगर कभी डी की वैल्यू कभी 0 से छोटी हो जाए, मतलब इसके कहने का मतलब है नेगेटिव वैल्यू आ जाए, डी की वैल्यू जो है वो क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, -2, -4, -6 इस तरह की वैल्यू आ जाए, तो इस
केस में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट होते हैं वो रियल नहीं होते हैं, वो होते हैं इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी रूट्स इन्हें बोला जाता है, या इन्हें हम कॉम्प्लेक्स रूट्स भी कहते हैं। इमेजिनरी रूट या कॉम्प्लेक्स रूट, इसको आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ना है क्लास 11th के अंदर। क्लास 10 के अंदर आपको ये दोनों के ऊपर सवाल भर भर के मिलेंगे, लेकिन इसके ऊपर सवाल इतने फ्रीक्वेंट नहीं होते हैं, आपसे रूट नहीं निकलवाएगा। यहाँ पे रूट यहाँ पे निकालना हम अक्सर जहाँ भी आपको सिखाएंगे। अभी के लिए आपको नेचर ऑफ रूट जानना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैंने 3 केस आपको बताए, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब इसके बाद आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताता हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के अपने पास 3 तरीके हैं। 3 तरीकों से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में मिडिल टर्म स्प्लिट की जाती है। ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन के अंदर। सेकंड टाइम अपना होता है कंप्लीट स्क्वायर मेथड। कंप्लीट स्क्वायर मेथड जो अपने सिलेबस से अभी के लिए डिलीट हो चुका है, वो हमें नहीं पढ़ना है। कंप्लीट स्क्वायर मेथड, ये सेकंड मेथड आपको नहीं पढ़ना, पहला मेथड आपको पढ़ना है, सेकंड मेथड नहीं पढ़ना। और थर्ड इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी मेथड का नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसे हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहा जाता है। इसे ही श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं। अब ये होता क्या है, मान लीजिए आपने डी निकाल लिया, डी की वैल्यू निकाल ली, अब आपको क्वाड्रेटिक के रूट चाहिए, तो रूट निकालने के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना होता है, जब आपको क्वेश्चन बोले कि आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का इस्तेमाल करके रूट निकालने हैं, या कभी को आप फैक्टराइजेशन से क्वेश्चन करने गए, आपको फैक्टर नहीं मिले। कई बार ऐसा होता है फैक्टर नहीं फाइंड आउट हो पाते हैं, तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें, यहाँ पे बिना फैक्टर ढूंढे आप सवालों कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को थोड़ा हम इजी करके ऐसा लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस, ये जो रूट के अंदर वैल्यू लिखी है, ये तो डी का फॉर्मूला है, तो मैं इसको डी लिख सकता हूं बाई 2। इस फॉर्मूले को ऐसा करके भी लिखा जा सकता है। अब ये क्वाड्रेटिक के सारे फॉर्मूले मैंने आपको समझा दिए। अब चैप्टर 5 की ओर हम बढ़ेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में सिखाऊंगा आपको, तो इन्हें नोट कर लीजिए। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का नंबर आ चुका है चैप्टर 5 का। अब इसके अंदर देखते हैं। इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको एक सीक्वेंस बताता हूँ, बड़ी खास किस्म की सीक्वेंस मुझे लगती है, वो एक फैक्ट की तरह आप याद रख लेना। इसे हम कहते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। फिबोनाची सीक्वेंस। अब ये सीक्वेंस कैसे होती है जरा ध्यान दो। जैसे मैंने कहा एक सीक्वेंस में आपको समझ लेता हूँ 1 1 2 3 5 8। मैंने ये सीक्वेंस आपके सामने लिख दी। अब इस सीक्वेंस में खास बात है, अगर आप देख पाए, देखो ऑब्जर्वेशन करो, अगर मैं इस 1 में 1 ऐड करता हूँ तो 2 मिलता है, अगर मैं इस 2 में 1 ऐड करता हूँ तो 3 मिलता है, 3 में 2 ऐड करता हूँ 5, 5 में 3 ऐड करता हूँ 8, ऐसे 8 में 5 ऐड करके आगे मिलेगा 13। तो इस सीक्वेंस में खास बात यह है, अगर मुझे कोई भी टर्म निकालनी है, an मतलब कोई भी जनरल टर्म निकालनी है, तो मुझे उससे पहले वाली दोनों टर्म का सम करना पड़ेगा। यानी कि अगर ये an है, इससे पहले क्या होगी an माइनस 1, उससे पहले क्या होगी an माइनस 2, इन दोनों का मुझे सम करना पड़ेगा, तो मुझे जाके अगली टर्म मिलती जाएगी, जो भी टर्म मुझे निकालनी है इसके अंदर। तो इस सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, फिबोनाची सीक्वेंस बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान रखनी है। अब इसके बाद an का फॉर्मूला, अब एपी की बात कर रहा हूं मैं, एपी के अंदर हम फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर आपको कभी an निकालना पड़ जाए, an बोलते हैं जर्नल टर्म को या nth टर्म को, जर्नल टर्म या nth टर्म इसे कहा जाता है। इसे कई किताबें an लिखती है, कई किताबें इसे tn भी लिख देती है, तो बात एक ही है, इसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, दोनों की बात एक ही है। फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 d। अब यहाँ पे सिंबल्स के मतलब भी समझ लेते हैं। a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, किसी भी एपी का जो पहला टर्म होगा उसे हम क्या बोलेंगे, a बोलेंगे। अब देखो ध्यान दो बात पे, एपी होती क्या है, एपी के बारे में आपको पता होगा, वैसे मान के चल रहा हूँ क्योंकि मैं फॉर्मूला रिवाइज कर रहा हूँ केवल। अब एपी में आपको बता भी देता हूँ, जैसे मैंने लिखा 2 4 6 8 ऐसे मैंने लिखा। अब देखो इन सभी टर्म के अंदर सबका डिफरेंस, 4 से 2 घटाओगे 2 मिलेगा, 6 से 4 घटाओगे 2 मिलेगा, 8 से 6 घटाओगे 2 मिलेगा, सबका डिफरेंस सेम है। इसे कहते हैं डी। ये जो डी हमने लिखा है ना, इस डी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। यहाँ पर जो n है, n का मतलब है नंबर
दी गई है। अब यहाँ पे तो देखो हमें पता नहीं है ना, 2 4 6 8 आगे डैश डैश लगाए, इसका मतलब क्या है, ये इनफाइनाइट एपी है, आगे तक चलती जा रही है। लेकिन कई बार आपको इनकी टर्म्स आपको दे के रखते हैं कि इस एपी में इतनी टर्म है, ये इसका पहला टर्म है, ये इसका कॉमन डिफरेंस है, तो आप एन की या टीएन की वैल्यू वहां पे निकाल पाओगे। एन और टीएन निकालने के बाद आपको एपी का सम निकालना होना चाहिए, सम ऑफ nth टर्म। अगर आपको कभी सम निकालना पड़े, सम के भी अपने पास फॉर्मूले हैं साहब। देखो मान लो मेरे पास एपी है A2 A3 ऐसे करके an तक एक एपी है, इसका मुझे एसएन निकालना है। एसएन का मतलब जानते हो, सम ऑफ n टर्म। इसका फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा और तोड़ता हूं, एसएन इज इक्वल टू n/2, एक फॉर्मूला तो अपने पास ये हो ही ना। अब देखो इसे और तोड़ सकते हैं अपन। देखो ये 2a लिखा है, इसको मैं लिख सकता हूं a प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये बन जाएगा n/2, a को एज इट इज रखेंगे। अब इसे देखो, ये जो लिखा है ये तो an का फॉर्मूला है, ये तो an का फॉर्मूला है, तो प्लस में लिख सकता हूं an। तो मैंने Sn का एक फॉर्मूला और आपके सामने बना दिया। Sn को एक तरीके से और लिखा जा सकता है n/2 a प्लस, an का मतलब होता है लास्ट टर्म। किसी भी एपी का जो लास्ट टर्म होता है उसे हम an बोल देते हैं जनरली। तो ये a प्लस an भी आप इसे लिख सकते हो, a प्लस l, सॉरी a प्लस l भी से लिखा जा सकता है, l फॉर लास्ट टर्म। अब आगे बढ़ते हैं, एक फॉर्मूला मैं आपको और बताता हूं। देखो ध्यान, nth टर्म फ्रॉम द एंड, ये फॉर्मूला होता है l माइनस n माइनस 1 डी। अभी लगाना कब है, देखो इसके बारे में बताता हूं। मान लो मेरे को कोई एपी थी, फॉर एग्जांपल 1 3 5 47, ये अपने पास एपी है, इसका लास्ट टर्म 47 है, और मेरे से बोला है कि मुझे इस एपी का पीछे से इधर की ओर चलेंगे 5वां टर्म चाहिए या चौथा टर्म चाहिए, पीछे की ओर से चलते हुए। तो हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे एल का मतलब होता है लास्ट टर्म, यानी 47 यहाँ पे आएगा, माइनस एन की वैल्यू आपको जो क्वेश्चन में देगा, नहीं देगा तो आप यहाँ से निकाल सकते हो इसे एन के बराबर मान के, और डी की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो 3 माइनस 1 करके। वैल्यू पुट करोगे, आपको पीछे से जो सी भी टर्म निकालनी होगी वो एन की जगह पे रख दोगे, आप यहाँ पे वैल्यू निकाल पाओगे। तो ये एपी के अंदर के कुछ खास फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। एपी के अंदर केवल इतने फॉर्मूले आपको पढ़ने हैं, ये बेसिक पढ़ना है थोड़ा बहुत, और इन फॉर्मूलों को पढ़ के आप एपी को कर सकते हो। अब हम चैप्टर 6 की ओर पढ़ेंगे, मैं हट जाता हूँ, अपने फॉर्मूले को नोट कर लीजिए। देखिए भाई, अब हम चैप्टर 6 की स्टार्टिंग कर रहे हैं ट्रायंगल की। ट्रायंगल में हमें पढ़ना है, ट्रायंगल में कुछ ज्यादा खास फॉर्मूले तो है नहीं, मैं आपको कुछ थ्योरम बताता हूँ इसमें। जैसे 6.1 थ्योरम क्या नाम है, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या इसे हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक ट्रायंगल है, इसका नाम मानते हैं ए बी सी। एबीसी ट्रायंगल है, इसमें क्या होता है, मान लो ये जो डी साइड है, डीई, डी लाइन सेगमेंट जो है ये बीसी के पैरेलल है। इफ डी पैरेलल टू बीसी, अगर ये साइड के पैरेलल है, तो थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि इन दो साइड का रेशो एडी अपॉन में बीडी, एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू ए अपॉन बीसी। ये आपको ऐसे फॉर्मूला ध्यान रखना है, इसके ऊपर एमसीक्यू पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, एमसीक्यू पूछा जाता है। अब मैं दोबारा बता दूं आपको, किसी ट्रायंगल के अंदर अगर डी बीसी के पैरेलल है, तो इस डी ने इस AB को किस रेशो में डिवाइड किया, इस पॉइंट A ने इस AC को किस रेशो में डिवाइड किया, इनका रेशो बराबर होता है। ये थेल्स थ्योरम बोलती है। थेल्स थ्योरम का जो कन्वर्स होता है वो क्या बोलता है, अगर रेशो बराबर है तो साइड पैरेलल होगी। अगर साइड पैरेलल है, रेशो बराबर होगा, ये थेल्स थ्योरम कहती है। अगर रेशो बराबर है, साइड पैरेलल होगी, ये क्या बोलती है, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम बोलती है। थेल्स थ्योरम आपको ध्यान रखनी है। पाइथागोरस थ्योरम आपके सिलेबस में है ही नहीं, तो केवल इसमें एज ए फॉर्मूला तो कुछ है नहीं, ये थ्योरम थी मैंने आपको बता दी, इसका कन्वर्स मैंने आपको बता दिया, इसके ऊपर सवाल बनने के चांसेस हो सकते हैं। अभी चैप्टर 7 की ओर बढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से नोट कर लीजिए जरा ध्यान से। देखिए चैप्टर 7 के अंदर बढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ठीक ठाक फॉर्मूले हैं, अच्छे चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, 2 एक्सरसाइज के अंदर है। तीसरी एक्सरसाइज ट्रायंगल के एरिया के ऊपर डिपेंड थी, वो कट चुका है। अब हमें केवल 2 एक्सरसाइज के हिसाब से फॉर्मूले पढ़ने हैं। पहला,
मान लीजिए मेरे पास ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट अपने पास x1, y1। उसके बाद मेरे पास बी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट मेरे पास है x2, y। और मुझे ये ए से लेके बी तक की डिस्टेंस को फाइंड करना है, मतलब मुझे ए बी डिस्टेंस को फाइंड करना है। इसके लिए हम यूज करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला इसे नाम दिया जाता है। और दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को फाइंड किया जाता है कैसे? x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। मतलब आप दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट के x वाले कोऑर्डिनेट को हटाओगे, स्क्वायर करोगे, प्लस y वाले कोऑर्डिनेट्स को हटाओगे, स्क्वायर करोगे। इन सबका टोटली रूट निकाल देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। इसे हम डिस्टेंस फॉर्मूला का नाम देते हैं। अब इसके बाद एक कंडीशन आती है, ये भी आपको ध्यान रखनी है, कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट। कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स। इमेजिन करिए मेरे पास 3 पॉइंट है, ए, बी और सी। अब देखो ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर है। जब पॉइंट्स लाइन एक ही लाइन के ऊपर होते हैं उन्हें कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर होते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। अब मान लीजिए मुझे दिख रहा है कि तीनों एक ही लाइन के ऊपर है, लेकिन मुझे इसको प्रूफ करना है। प्रूफ करना है ये कोलिनियर होगा, तो इसके लिए प्रूफ कैसे करते हैं? आप सबसे पहले ए से लेके बी तक का डिस्टेंस निकालें, मतलब ए बी। डिस्टेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं आप डिस्टेंस निकालने के लिए। उसके बाद बी से लेके सी तक का डिस्टेंस निकालिए, बीसी। अगर आप इस ए बी में ये बीसी डिस्टेंस जोड़ते हैं तो ये पूरा एसी बनना चाहिए। अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि ए बी डिस्टेंस में बीसी डिस्टेंस जोड़ के पूरा एसी डिस्टेंस के बराबर आ गया तो तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे, अदरवाइज ये कोलिनियर नहीं होंगे। आप एक तरीके से बोल सकते हो कि ये जो कोलिनियरिटी है ये डिस्टेंस फॉर्मूला का ही एक तरीके से क्या है? यूज है, एप्लीकेशन है। अब इसके बाद हम सेकंड एक्सरसाइज, देखो पहले एक्सरसाइज में हम केवल इतना ही सीखेंगे। अब थोड़ा सा आपको इसका बेसिक पता होना चाहिए। देखो मैं आपको बता भी देता हूँ उस पॉइंट को। ये क्या होती है? एक्स एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस। अब मान लीजिए मेरे पास यहां पर एक पॉइंट है, इसका नाम P है, इससे कोऑर्डिनेट मान लीजिए x, y है, x, y। ये कैसे बना होगा? मान लीजिए ये पॉइंट क्या होता है? ओरिजिन, यहाँ पर 0,0 होता है। अब आप x एक्सिस के ऊपर चले, मान लीजिए यहाँ पर ये गया x डिस्टेंस, इस पॉइंट पे आ गए। उसके बाद आप ऊपर की ओर चले y तक, ये दूरी आपने जो चली, ये वाली दूरी, ये आपने चली y। तो अगर ये y है तो ये भी यहाँ पर y पर भी कितना होगा? ये y दूरी होगी। तो इस तरीके से करके ये पॉइंट आपके पास आया P x, y। आप x पर चले x डिस्टेंस, y पर चले y डिस्टेंस, तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट बने x, y। यहाँ पर इस x को कहते हैं एब्सिसा, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में बोला जाता है एब्सिसा। और y को बोलते हैं ऑर्डिनेट्स। y को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट बोला जाता है, x को बोला जाता है एब्सिसा। अब इसमें खास बात आपको क्या ध्यान रखनी है? कई बार क्या करेगा, आपसे ये पॉइंट देके पूछेगा इस पॉइंट P की डिस्टेंस बताओ x एक्सिस से। तो भाई मेरे x एक्सिस ये है, पॉइंट आपका ये है, इसकी x से दूरी यही तो है, ये वाली दूरी। तो मतलब एक बात देख पा रहे हो, जब मैंने x एक्सिस से डिस्टेंस पूछा तो आपने y वाला दूरी बताया। जब मैंने इस पॉइंट की x एक्सिस से दूरी पूछी तो आपने y वाला पॉइंट बताया। तो इसका मतलब अगर कभी किसी पॉइंट की, किसी जनरल पॉइंट की आपको y एक्सिस से दूरी पूछे, फ्रॉम y एक्सिस, तो आप क्या बताओगे? मोड x। मोड क्यों लगाया? अब देखो भाई साहब, कई बार ये कोऑर्डिनेट x की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन आपको पता है डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए मैंने पहले से ही इसके दोनों तरफ मोड का इस्तेमाल किया है। अगर बाय चांस ये वैल्यू नेगेटिव जाती है तो जो मोड है ये इसको पॉजिटिव करके बाहर निकालते हैं, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ली जाती है। अगर इस पॉइंट की डिस्टेंस आपसे पूछी जाए फ्रॉम x एक्सिस, x एक्सिस से डिस्टेंस पूछी जाए तो डिस्टेंस होगी मोड y के बराबर। भाई देखो y एक्सिस अपने पास ये थी, हमने y से पूछी तो x वाली डिस्टेंस दी जाती है। अगर y से पूछेगा, y एक्सिस ये है अपने पास, अगर इसकी डिस्टेंस y से पूछेगा तो ये वाली डिस्टेंस हो गया, मतलब x वाली, मतलब x वाली। अगर आपसे x वाली पूछेगा, x एक्सिस से डिस्टेंस, x ये है, यहां से दूरी लेंगे आप इसकी कितनी? y दूरी। मोड इसलिए लगाया है क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। अब तीसरा जो बहुत बारी एमसीक्यू में पूछा गया है, इस पॉइंट की डिस्टेंस पूछता है फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से डिस्टेंस पूछता है। अब ओरिजिन
चेन अपने पास है भाई ये, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस मतलब ये वाली दूरी आपसे पूछी गई, ये वाली दूरी। अब ये निकालने का बड़ा आसान सा आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, √x² प्लस y²। मतलब पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है, जो y कोऑर्डिनेट है, उन दोनों का स्क्वायर करके क्या कर दोगे, ऐड करके रूट निकाल दोगे, तो आपकी इस पॉइंट की डिस्टेंस ओरिजिन से निकल जाएगी। ये पॉइंट भले कोई भी, जैसे मैं आपको बता दूं, मान लो मेरे पास एक पॉइंट है, लेट्स से 0,3, ये पॉइंट है और मुझे इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर। अब 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 0 + 9 कितना है मेरे पास, ये √9, और √9 कितना होता है, 3 यूनिट। यूनिट इससे लगा भाई, यूनिट डिस्टेंस की यहाँ पे यूनिट लेनी है, मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, इसलिए हम यूनिट का इस्तेमाल कर लेंगे, 3 यूनिट। इस तरीके से फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। अब सेकंड एक्सरसाइज के फॉर्मूलों की तरफ बढ़ते हैं हम। सेकंड एक्सरसाइज में हमें सीखना है आपके लिए सेक्शन फॉर्मूला और साथ में सीखना है मिड पॉइंट फॉर्मूला। दो फॉर्मूले सीखने हैं, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला कब लगाते हैं, ये बात मैं आपके साथ में अभी डिस्कस करता हूं। सेक्शन फॉर्मूले का इस्तेमाल कब किया जाता है हम आपको अभी बताते हैं। मैं इसको रब कर देता हूं, आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट अब बढ़ते देखो सेक्शन फॉर्मूला। एज्यूम करिए अपने पास हमारी लाइन सेगमेंट है ए बी, ए के कोऑर्डिनेट वही x1, y1, बी के कोऑर्डिनेट x2, y2। अब यहां पर मान लीजिए कोई पॉइंट P आता है, तीसरा पॉइंट इस लाइन के ऊपर कहीं भी हो सकता है, और ये इस ए बी लाइन को कुछ रेशो में डिवाइड करता है, मान लीजिए m और n के रेशो में डिवाइड करता है, m और n के रेशो में डिवाइड करता है ये पॉइंट P इस पूरी लाइन सेगमेंट ए बी को। अब मुझे क्या करना है, इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। जिस पॉइंट ने इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो सेक्शन फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। और इसके कोऑर्डिनेट हम कैसे निकाल पाते हैं, हम क्या करते हैं, mx2 क्रॉस की तरह मल्टीप्लाई करते हैं प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। फिर हम क्या करते हैं, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो जिस पॉइंट ने इस लाइन सेगमेंट को m रेशो n में डिवाइड किया था उसके कोऑर्डिनेट हम ऐसे करके निकाल सकते हैं। ये रेशो आपको गिवन होगा क्वेश्चन में और यहां से सवाल ही पूछे जा सकते हैं आपसे। अब सेकंड एक हम पढ़ते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे करते हैं देखो ध्यान से, मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब देखो ये इस तरह का है, केस ऐसा ही है, लेकिन यहां पर ध्यान दे ये पॉइंट P कहीं भी हो सकता था, इस लाइन सेगमेंट के ऊपर कहीं भी जा सकता था, ये डिपेंड करता था रेशो के ऊपर। लेकिन इस बार यहां पर केस क्या बनेगा, ये जो पॉइंट P है ये आपका ठीक बीच में होगा। मान लो ये पॉइंट A है x1, y1, ये पॉइंट B है x2, y2। तो ये जो पॉइंट P है ना, ये इस लाइन सेगमेंट को बिल्कुल दो बराबर हिस्सों में बांटेगा। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या है ये हमें बताना है, तो बड़ा सिंपल से हो जाएगा। अब ये सेक्शन फॉर्मूला से आसान हो जाएगा। हम x1 में जोड़ेंगे x2, x1 प्लस x2 2 से डिवाइड कर देंगे, y1 में जोड़ेंगे y2 2 से डिवाइड कर देंगे। ये आपको हो जाता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला तब लगाना है जब ये पॉइंट P बिल्कुल इस लाइन सेगमेंट को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, इसलिए इसे मिड पॉइंट बोला जाता है। ये चैप्टर 7 के फॉर्मूले हैं, आपको याद करने हैं, रिवाइज करने हैं, क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करने हैं। मैं साइड हट जाता हूं, लिख लीजिए जरा एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अब चैप्टर 8 की बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, आपका भी फेवरेट चैप्टर है, मेरा फेवरेट चैप्टर है, काफी सारे फॉर्मूले भी इसके अंदर आपको पढ़ने हैं, आइडेंटिटीज भी आपको इसके अंदर पढ़नी है। तो मैं आपको समझाना शुरू करता हूँ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। एक बात आपको ध्यान रखनी है, ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर इंट्रोड्यूस रहते हैं क्लास 10th के अंदर। हम देख लेते हैं इसमें। अब जैसे मान लीजिए ये राइट ट्रायंगल है मेरे पास ABC, यहाँ पे तो राइट एंगल होगा 90 डिग्री। ये दो एंगल बच गए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनको कहा जाता है एक्यूट एंगल। अब ये इसे थीटा कह देते हैं, इसे कुछ और मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं। तो पहले मैं आपको 6 रेशो बताता हूँ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, जो रेशो इस्तेमाल करते हैं साइन, इसे हम शॉर्ट में लिखते हैं SIN, ऐसे साइन करके। एक होता है कोसाइन, इसे हम ऐसे लिख देते हैं कोस करके, कोस। एक होता है टेंजेंट, इसे हम लिख देते हैं टैन करके, टैन, TAN, टैन। एक होता है कोटेंजेंट, इसे हम लिख देते हैं कोट करके, कोट,
COT कोट। एक होता है अपने पास सीकेंट, इसे हम लिख देते हैं सेक करके, SEC सेक। और एक होता है कोसिकेंट, इनके बड़े रूप है, इनकी एब्रीविएशन है कोसेक। एब्रीविएशन जानते हैं ना, शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में नहीं, ये इनके बड़े रूप है। साइन का ऐसे होते हैं कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। ये अपने पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है, TR बोलते हैं, TR बोले तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज में साइन, कोस, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसिकेंट, ये 6 रेशो के ऊपर पढ़ना है। अब इन 6 रेशो में क्या होगा, देखो ध्यान दो थोड़ा सा, मैं आपको याद कराने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा। देखो एक टेबल आपको याद रखनी है, इनके फॉर्मूलाज कैसे पढ़ते हैं। अब राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, 90 के सामने होती है हाइपोटेन्यूज, ये साइड सबसे बड़ी साइड में होती है, और साथ में इसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। जो अपना एक्यूट एंगल है थीटा, उसके सामने होता है परपेंडिकुलर, और जो बच गया इसे हम बोलते हैं बेस। अब अगर साइन थीटा कभी निकालना पड़ जाए, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है इसकी, PBP अपॉन HHB, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ऐसे करके याद कर सकते हैं। इसे हम लिखते हैं कोस थीटा, इसे लिखते हैं टेन थीटा। एक इसको उल्टा कर दो, टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोट थीटा, कोसेक का उल्टा हो जाएगा सेक थीटा, और साइन का उल्टा हो जाएगा कोसेक थीटा। मतलब साइन अगर करना हो P अपॉन H, कोसेक अगर निकालना हो H अपॉन P, उल्टा। कोस अगर निकालना हो B अपॉन H, अगर सेक निकालना हो H अपॉन B, अगर टेन निकालना हो P अपॉन B, अगर कोट निकालना हो B अपॉन P करके निकालते हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी और उससे पहले कुछ बेसिक फॉर्मूला आपको जानने हैं। जैसे हम एक बात समझेंगे ध्यान से, साइन को, साइन को क्या लिख सकते हैं, साइन को क्या लिखेंगे हम, साइन इज इक्वल टू, ये कोसेक का उल्टा होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, 1 बाई कोसेक होता है। अगर हमें कोसेक लिखना पड़े, कोसेक थीटा, कोसेक इज इक्वल टू होता है 1 बाई साइन थीटा, साइन कोसेक का उल्टा, कोसेक साइन का उल्टा। अगर मैं इन दोनों के प्रोडक्ट करा दूं, अगर मैं साइन को उठा के इधर जाऊं प्रोडक्ट में, ये बनेगा कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1। ये तीन फॉर्मूले आपके पास आ गए। इसी तरीके से वर्क करता है कोस के ऊपर। कोस जो होता है वो सेक का उल्टा होता है 1 बाई सेक थीटा, सेक जो होता है कोस का उल्टा होता है 1 अपॉन कोस थीटा। अगर मैं दोनों के प्रोडक्ट करा दूं, सेक इंटू कोसेक करा दूं, कोस करा दूं, तो ये बनेगा 1। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं भैया, कोस हो गया, साइन हो गया अपने पास। अब इसके बाद आता है कोट, टेन, कोट थीटा होता है 1 बाई टेन थीटा के बराबर, टेन थीटा होता है 1 बाई कोट थीटा के बराबर। अगर इन दोनों की प्रोडक्ट करा दे, टेन इंटू कोट, ये हो जाता है 1। अब ये 1 क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं, टेन थीटा है, कोट थीटा क्या लिख सकते हैं 1 बाई टेन थीटा, टेन से टेन कैंसिल आउट हो जाएगा 1 आएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट इनको लिख रहा हूं। ये प्रोडक्ट का कारण यही था, सब में प्रोडक्ट 1 आ रही थी, ये रीजन था, ये कैंसिल आउट हो जाते हैं इसलिए 1 आते हैं प्रोडक्ट। अब कुछ फॉर्मूला और भी है, जैसे साइन थीटा को हम क्या, सॉरी टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कोस भी लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। हम कोट थीटा को कोस थीटा अपॉन साइन थीटा करके भी लिख सकते हैं। अब एक बात और इंपॉर्टेंट वाली ध्यान रखनी है, जैसे थीटा है, अब मुझे साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है AC, हाइपोटेन्यूज कौन है BC। लेकिन मान लो मैंने थीटा एंगल ले लेना, मान लो मुझे ये वाला, ये भी तो एक्यूट एंगल ही है, मैंने उसका नाम मैंने अल्फा मान लिया। अगर मुझे साइन अल्फा निकालना पड़ जाए कभी को, साइन अल्फा, अब देखो जैसे मैंने एंगल को चेंज किया है, एंगल के चेंज करते ही ये जो रेशो है ये भी बदलेगा। कैसे बदलेगा, जरा सुनने की कोशिश करना। अब अल्फा एंगल है, मैंने क्या बताया था, जो एक्यूट एंगल यहां पर होता है उसके सामने वाली साइड को ही परपेंडिकुलर कहा जाता है। अब मैंने अल्फा एंगल लिया, तो अल्फा के सामने कौन साइड है, ये AB, परपेंडिकुलर अल्फा के सामने होगा। अब हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा 90 के सामने BC। अब देखो जैसे मैंने जब एंगल थीटा था वैल्यू आती थी AC अपॉन BC, जब एंगल अल्फा हो गया वैल्यू आती है AB अपॉन BC। मतलब एक्यूट एंगल को चेंज करने पर साइड का रेशो भी बदल जाता है। तो ये भी पॉइंट आप लिख लेंगे, जब आप एक्यूट एंगल को चेंज करेंगे, ये वाला थीटा चेंज करेंगे, तो ये साइड का रेशो है ये भी अलग होगा। अब नेक्स्ट कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बचती है, उन्हें भी करने की कोशिश करते हैं थोड़ी सी। देखो एक बार ये नोट कर लीजिए पहले।
अब कुछ और फॉर्मूले बचे हैं थोड़े से, आइडेंटिटीज। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को पढ़ाते हैं। जो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन होते हैं वो इनसे बहुत जल्दी सोल्व होते हैं, उनके अंदर फ्रीक्वेंटली यूज होती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब सबसे पहले जो सबसे बेसिक आइडेंटिटी है सभी को मालूम होगी, मैं बता भी देता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये हमेशा इन दोनों का सम 1 के बराबर होता है। पहली आइडेंटिटी हमें ये पढ़नी है। अब दो जो आइडेंटिटी होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उनको मैं आपको आज बनाना सिखाता हूँ, कैसे उन्हें बनाते हैं। ये जो पहली आइडेंटिटी है इसको पूरी को डिवाइड कर दो साइन स्क्वायर से। पहली आइडेंटिटी को मैं पूरी आइडेंटिटी को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर रहा हूँ। कोस स्क्वायर थीटा को भी डिवाइड करेंगे साइन स्क्वायर थीटा से, यहाँ पे 1 को भी डिवाइड करेंगे साइन स्क्वायर थीटा से। जो मेरी पहली आइडेंटिटी थी उसको मैंने साइन स्क्वायर से डिवाइड करा लिया, तो कट गया भाई, 1 बन गया। कोस स्क्वायर अपॉन साइन, कोस अपॉन साइन क्या होता था, कोट होता था, इनका स्क्वायर लगाया तो कोट का भी स्क्वायर लग जाएगा, कोट स्क्वायर होता है। 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसैक होता है, कोसैक स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर लगाया तो कोसैक स्क्वायर हो जाएगा। 1 अपॉन साइन कोसैक होता है, यहाँ पे साइन का स्क्वायर है तो कोसैक का भी स्क्वायर लग जाएगा। एक नई आइडेंटिटी अपने पास सेकंड वाली ये आ गई, ये अपनी दूसरी आइडेंटिटी आ गई। पहली ये थी, दूसरी आ गई। अब तीसरी निकालते हैं। फिर से दोबारा से जो पहले वाली आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसको पहले साइन स्क्वायर से डिवाइड लगाया था, इस बार इसे कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कराते हैं। कोस स्क्वायर थीटा से जब मैं इसे कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कराऊंगा, कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कराने के बाद ये टर्म कट गई, साइन अपॉन कोस होता है tan, ये बन गया tan स्क्वायर थीटा, ये बन गया 1, और 1 अपॉन कोस क्या होता है, sec होता है, स्क्वायर लगाया तो यहाँ भी स्क्वायर लग जाएगा, sec स्क्वायर थीटा। इस आइडेंटिटी को किताबें ऐसे लिखती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ये एक ही बात है, इस 1 को थोड़ा पहले कर दिया, tan को थोड़ा बाद कर दिया, तीसरी आइडेंटिटी अपने पास आएगी 1 2 3। ये 3 आइडेंटिटी है जो मैंने आपको बना के बता दी, इनको याद करना है, इनके ऊपर सवाल होंगे। ट्रिग्नोमेट्री में केवल इतना ही आपको फॉर्मूला के ऊपर ध्यान देना है, प्रूफ वाले क्वेश्चन ज्यादा करने हैं आपको। हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर भी ट्रिग्नोमेट्री का ही इस्तेमाल होता है, इसलिए उसके अंदर कुछ खास अलग से फॉर्मूले नहीं है। उसके अंदर आपको बस इतना जान लेना है, यहाँ पर मान लीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, अगर यहाँ पे रखिए किसी ऑब्जेक्ट को आप इस एंगल से देखते हो, अगर आप नीचे से ऊपर की ओर इस पॉइंट को देख रहे हो तो इस थीटा एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। इमेजिन करिए यहाँ पे कोई बंदा बैठा है लेकिन वो इस बार ऊपर से आपको देख रहा है यहाँ पे, तो ये जो एंगल बनेगा उसकी आंखों का, ये इसे हम अल्फा मान लेते हैं, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। केवल आपको हाइट एंड डिस्टेंस में इतना ध्यान रखना है, और ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले और ट्रिग्नोमेट्री की टेबल जो आपको वैल्यू याद करनी है इसके अंदर से, वो वैल्यू आप जब याद करोगे वो वैल्यू आपको यहाँ पे इस्तेमाल करनी है हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर। जब नीचे से ऊपर देखेंगे जो एंगल बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा, जब ऊपर से कोई नीचे की ओर देखेगा उसकी आंखों का जो एंगल बनेगा उस ऑब्जेक्ट के साथ वो कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये ध्यान रखना है। अब चैप्टर 10 में कोई फॉर्मूला नहीं है सर्कल के अंदर, 11 के अंदर चलते हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इसे नोट कर लीजिए। एरिया रिलेटेड टू सर्कल पे आते हैं चैप्टर 11। 8 हमने ट्रिग्नोमेट्री किया था, 9 10 में कोई फॉर्मूला जब उसके अंदर है नहीं, आपको बेसिक और क्वेश्चन ही करने हैं उसके अंदर से। 11 चैप्टर पे आते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल पे। अब इसके अंदर ठीक ठाक फॉर्मूले है वो आपको पढ़ने हैं जो। अब देखो सबसे पहला आप सर्कल को लेके चलो, ये सर्कल है मान लो मेरे पास, अब ये इसका सेंटर है और ये यहाँ पे किसी क्या होगी रेडियस होगी। कुछ फॉर्मूले जिसके आपको बेसिक फॉर्मूले जो है, सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल जानते हैं। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ये सभी को मालूम होगा। सेकंड इसके अंदर ये एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल, तो एरिया का हम क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, 1/2 पाई आर स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला अपने पास आता है पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस जिसे बोलते हैं। सर्कमफ्रेंस बोल लो या पेरीमीटर बोल लो, बात तो एक ही है। सर्कमफ्रेंस जो सर्कल की होती है 2 पाई आर। अब बात करते हैं सेमी सर्कल की सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल मतलब आधा। अब कुछ लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं, सर्कमफ्रेंस का आधा कर दें, कितना होगा 2 पाई आर का पाई आर, यहीं पे छोड़ देते हैं, गलत बात है। देखो ध्यान दो, सेमी सर्कल इस तरह का दिखता है। अब ये जो आपने गोलाई ली, ये वाली गोलाई, ये तो पाई आर होगी, लेकिन पेरीमीटर का सर्कमफ्रेंस का मतलब क्या होता है, टोटल बाउंड्री। लेकिन बाउंड्री के अंदर तो ये भी आता है ना, ये क्या है इसका डायमीटर, तो प्लस में डायमीटर को ऐड करना भी जरूरी है। इस फॉर्मूले को हम ऐसा लिख सकते हैं पाई आर प्लस 2 आर।
क्योंकि डायमीटर को क्या लिख सकते हैं, 2r लिख सकते हैं। डायमीटर को लिख सकते हैं 2r और r को मतलब रेडियस को हम लिख सकते हैं d/2। डायमीटर का आधा करके रेडियस निकलती है, ऐसा भी लिखा जा सकता है। ये तो बिल्कुल मतलब एक तरीके से बेसिक फॉर्मूले हैं। अब देखो ये क्वाड्रेंट बनता है। क्वाड्रेंट कब बनता है, जब सर्कल को 4 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, तो जो प्रत्येक हिस्सा बनता है ईच पार्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये इसके रेडियस है, ये भी रेडियस ही कहलाएगा। अब एक बात सुनिए, इसका हमें एरिया निकालना पड़ जाएगा। क्वाड्रेंट का जो एरिया होता है, देखो सर्कल को 4 हिस्सों में डिवाइड किया तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसके आगे लगा देते हैं 1/4, ये बन जाएगा क्वाड्रेंट का एरिया। अगर हमें इसकी सर्कमफ्रेंस निकालनी पड़ जाए, वो इंपॉर्टेंट चीज है, देखो ध्यान से। ये जो गोलाई है इसके 4 हिस्से हो चुके, क्योंकि ये क्वाड्रेंट है, 4 हिस्से करके बनता है क्वाड्रेंट। तो पूरी जो होती है, पूरी सर्कमफ्रेंस होती है 2πr सर्कल की, लेकिन इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया अपने को। अब प्लस में ये वाली बाउंड्री और ये वाली बाउंड्री भी जोड़नी पड़ेगी, मतलब 2r जोड़ना पड़ेगा इसमें, प्लस में 2 से 4 कर देगा 2 टाइम्स, ये पड़ेगा πr/2 प्लस 2r, ऐसा करके ये आपका सर्कमफ्रेंस बन गई किसकी, क्वाड्रेंट की, जिसे हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। आगे बात समझ में। अभी सेकंड एक्सरसाइज में चलते हैं, तब तक इन फॉर्मूलों को नोट करिए, मैं हट जाता हूं, जरा ध्यान से देखिए। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब क्वाड्रेंट के बारे में, सॉरी क्वाड्रेंट के बारे में जिक्र कर चुके हैं, अब हम सेक्टर के बारे में जानते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालते हैं। देखिए मान लीजिए सर्कल है अपने पास, सेक्टर का बनता है, मान लीजिए ये रेडियस और ये रेडियस, सर्कल की रेडियस है दोनों। अब ये जो रेडियस है और ये जो आर्क है, ये आर्क और ये रेडियस ने मिलके इस वाले एरिया को, इस एरिया को घेरा है, इसे हम बोलते हैं सेक्टर। सेक्टर दो तरह का होता है, ये माइनर सेक्टर है, ये मेजर सेक्टर है ऊपर वाला। दोनों का एरिया निकालना सीखते हैं, दोनों के एरिया में पढ़ते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान। ये वाला एंगल क्या है, इस एंगल को थीटा मान लेते हैं, पाई r² थीटा बाई 360। ये क्या निकल के आएगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकल के आएगा। अगर हमें मेजर सेक्टर ये वाला एरिया निकालना हो तो हमें ये वाला एंगल चाहिएगा। इस वाला एंगल को हम कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अगर हमें मेजर का एरिया निकालना हो, मेजर सेक्टर का, तो उस एरिया को हम कैसे निकालेंगे, पाई सेम रहेगा, आर भी वही, रेडियस तो वही है, r² भी सेम रहेगा, लेकिन थीटा, क्योंकि ये एंगल बदलेगा। ये एंगल क्या, देखो पूरा एंगल कितना होता है, 360 होता है, लेकिन ये वाला एंगल हमें हटाना पड़ेगा, मतलब माइनस थीटा करना पड़ेगा। तो जो ऊपर वाला एंगल है ये कितना बचा, 360 माइनस थीटा बचा। ये बचा कितना, 360 माइनस थीटा बाई 360। अब इस तरीके का, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप मेजर सेक्टर का एरिया निकाल सकते हो, इसका इस्तेमाल करके आप माइनर सेक्टर का एरिया निकाल सकते हो। बात रही इस आर्क की, ये जो आर्क होता है, अगर हमें इसकी लंबाई निकालनी पड़े, लेंथ ऑफ आर्क निकालनी पड़े, हम कैसे निकालेंगे उसके बारे में बताता हूं आपको। अब लेंथ ऑफ आर्क की अगर कभी लंबाई निकालनी पड़े, वो होती है 2πr थीटा बाई 360। 2πr थीटा वही एंगल है जो मैंने आपको बताया था, रेडियस है r, पाई की वैल्यू को पता ही है, 360 से डिवाइड करेंगे तो अपना ये क्या निकल के आएगी, इस आर्क की लंबाई निकल के आएगी। जनरली इसे l से डिनोट करते हैं। अब एक बात और बता दूं आपको, कभी अगर सेक्टर का एरिया निकालना पड़े, लेकिन आपको क्या किया, आपको l की वैल्यू दे दी, थीटा आपको नहीं दिया, थीटा की वैल्यू नहीं दी, सेक्टर का एरिया पूछ लिया, आर्क ऑफ लेंथ दी है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई l मल्टीप्लाई r, ऐसा करके भी सेक्टर का एरिया निकाला जा सकता है। सेक्टर के एरिया की ये दोनों फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए। अब बात करते हैं सेगमेंट के एरिया की, तब तक आप इन्हें नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करें, उसके बाद हम बात करते हैं। अभी देखो, अब बात करते हैं सेगमेंट के ऊपर। सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं, देखो सेगमेंट कब होता है, मान लीजिए मेरे पास ये सर्कल है, अब ये जो कोण होती है सर्कल की, ये जो आर्क होता है, कोण और आर्क मिलकर जो एरिया घेरते हैं, इस एरिया को क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। ये माइनर सेगमेंट है, ये मेजर सेगमेंट है, आपको पता होगी। अब इनका एरिया कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, चलो ध्यान थोड़ा सा। ये पूरा, ये जिस एरिया में मैं चौक चला रहा हूं, ये जो एरिया है ये तो सेक्टर है जी, सेक्टर है, तो सेक्टर में से अगर ये ट्रायंगल माइनस कर दूं, मान लो ये ऐसे करके ये सेक्टर है और इसके अंदर से ये ट्रायंगल हम हटा दें, वन ट्रायंगल हटा दें, तो ये वाला एरिया बचेगा। अब इसके लिए क्या करते हैं, जब आपको माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना हो, एरिया ऑफ
माइनर सेगमेंट का एरिया अगर निकालना हो तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में से माइनस कर देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल का कुछ नाम रख लेते हैं, ओ ए बी, ऐसा करके कुछ लिख लेते हैं, ए। तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना आपको जब भी आपको ये वाला एरिया निकालना हो, माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना हो, तो माइनर सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। अब ये ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हो वो बाद में करूंगा, उसके लिए अलग से बात करूंगा। फिलहाल आप इस फॉर्मूला को जान लो, समझ लो। अब सेकंड, अगर ये ऊपर वाला, ये इस लाइन से ऊपर क्या है, मेजर सेगमेंट है। मेजर सेगमेंट का एरिया निकाल लो, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का अगर एरिया निकालना हो तो मेजर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरे सर्कल में से, ये पूरा सर्कल है, इस सर्कल में से ये नीचे वाला जो है, ये नीचे वाला क्या था, माइनर सेगमेंट था, इसका एरिया घटा दूंगा तो ऊपर मेजर का बचेगा। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, मैंने बताया था आपको। इसमें से माइनस कर देंगे किसका एरिया, माइनर सेगमेंट का एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आती है वो बात आती है कि साहब ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालें। देखो ये डिपेंड करता है इस एंगल के ऊपर, थीटा के ऊपर। अब देखो तीन केस बताता हूं आपको। पहले अगर आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना हो, ये जो एंगल है थीटा, ये जो एंगल है ये 90 से क्या है, छोटा है, 90 डिग्री से छोटा है, मतलब जैसे 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, 45 डिग्री है, इस तरह का एंगल है, और आपको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा इस केस में, एरिया ऑफ ट्रायंगल में वो भी हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर, और जो बीच में एंगल है ना थीटा, इसका साइन ले लेंगे, साइन थीटा। ये फॉर्मूला लगा के आप क्या कर सकते हो, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो। कब, जब ये एंगल 90 से छोटा हो। सेकंड केस, कई बार ऐसा भी तो हो सकता है अगर ये एंगल 90 डिग्री हो जाए, ना 90 से छोटा ना 90 से बड़ा, तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट करके। तीसरा केस, केस नंबर 3, कि अगर मान लीजिए ये जो एंगल है थीटा, ये एंगल 90 से बड़ा हो जाए। 90 से बड़ा कैसे हो सकता है, मान लीजिए 110 डिग्री हो सकता है, 120 डिग्री हो सकता है, इस तरह का एंगल हो जाएगा 90 से बड़ा। तो ट्रायंगल का एरिया निकालने का सीधा फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला लगा के आप ये ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो, और ये ट्रायंगल का एरिया निकालना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं निकलेगा तो हम सेगमेंट का एरिया कैसे निकाल पाएंगे। तो ये तीन केस बताए मैंने, थीटा से छोटा एंगल 90 से छोटा हो, अगर थीटा 90 हो, थीटा 90 से बड़ा हो, तो तीनों फॉर्मूले आप नोट कर लो अपनी कॉपी में। और इस चैप्टर के सारे फॉर्मूले आपको मैंने बता दिए, इस तरीके से आपको ये करना है। सेडेड रीजन सिलेबस में नहीं है, केवल यहीं तक पढ़ना है। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, इसे नोट कर लीजिए पहले। स्टार्टिंग करते हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम की। सरफेस एरिया वॉल्यूम में आपको कई सारे सॉलिड फिगर पढ़नी है, उनके बारे में समझना है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्यूबॉइड के बारे में। क्यूबॉइड के सारे फॉर्मूले मैं आपको करा दूंगा। क्यूबॉइड होता क्या है, एक बार देख लीजिए। एक 3D फिगर होती है जिसके सारे के सारे फेसेस क्या होते हैं, रेक्टेंगल शेप के होते हैं। सभी फेसेस क्या होते हैं, रेक्टेंगल शेप के होते हैं। और इसके लिए हम आपको सारे फॉर्मूले बताते हैं। सबसे पहला, अगर आपको इसका LSA निकालना हो, LSA मतलब लैटरल सरफेस एरिया, या इसको हम एरिया ऑफ 4 वॉल भी कहते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अब ये क्या होता है, देखो साहब, इसके पास ये होती है लंबाई, लेंथ, ये होती है इसकी ब्रेथ, और ये होती है इसकी हाइट, h। अब ये फॉर्मूला बोलता है 2l + b × h। अगर ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे तो इसकी 4 वॉल्स का एरिया आ जाएगा निकल के। सेकंड फॉर्मूला, अगर आपको TSA निकालना हो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 2lb + bh + hn। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। थर्ड, अगर हमें इसका वॉल्यूम निकालना हो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L × B × H करके। फोर्थ, अगर आपको इसका डायगोनल की लंबाई निकालनी हो, डायगोनल की लेंथ निकालनी हो, सबसे बड़ा डायगोनल जो क्यूबॉइड के अंदर आता है वो होता है L² + B² + H²। ये आपको क्यूबॉइड के सारे फॉर्मूले बता देंगे, नोट करें फटाफट। इसके बाद हम आते हैं क्यूब के ऊपर, जल्दी नोट कर लीजिए फटाफट। क्यूब के बारे में बात करते हैं। अब क्यूब का पहला फॉर्मूला पढ़ते हैं, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। लैटरल सरफेस एरिया जो क्यूब का होता है, उसके पास 6 फेस होते हैं, सबकी लंबाई सेम होती है क्योंकि सारे के सारे स्क्वायर फेसेस होते हैं।
अब हम इसका लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, 4a² करके। अगर इसका टीएसए पूछे हमसे, सेकंड फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, अगर क्यूब का टीएसए पूछा जाए वो होता है 6a² करके। थर्ड, अगर इसका आपसे वॉल्यूम पूछे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है a क्यूब, या हम इसे लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई a, इसकी साइड को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, इसका क्या निकल आएगा, वॉल्यूम निकल आएगा। फोर्थ फॉर्मूला, अगर हमें इसका डायगोनल निकालना हो, डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होता है, इसे हम बोलते हैं a√3 यूनिट्स। a√3, यहाँ पर a आप जानते हो, a क्या होती है, साइड होती है क्यूब की। ये क्यूब के सारे फॉर्मूले हो गए। क्यूब के फॉर्मूले होने के बाद अब हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं, मैं आपको सिलेंडर पढ़ाऊंगा। सिलेंडर पढ़ाने के लिए आपको इसे नोट करना पड़ेगा, फटाफट इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, सिलेंडर के ऊपर आते हैं, अब सिलेंडर के बारे में पढ़ते हैं। ये सिलेंडर होता है, इसके जो ऊपर वाला और नीचे वाला फेस होता है सर्कल होते हैं, बीच में लेटरल बाउंड्री होती है इसकी। ये सर क्या होता है, रेडियस होता है, ये इसका होता है हाइट। पहला फॉर्मूला आपको पढ़ना है सीएसए करके। सीएसए ऑफ सिलेंडर क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πr/h। अगर हमें इसका टीएसए निकालना हो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr ब्रैकेट h प्लस r। थर्ड फॉर्मूला, अगर हम इसको वॉल्यूम निकालना चाहें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr² h करके। अब ये तीन ही फॉर्मूले पढ़ते हैं, इसके अंदर चौथा फॉर्मूला आप एक एडिशनल फॉर्मूला जान सकते हो, याद रख लेना। अगर हमें इसका पूछे एरिया ऑफ ईच एंड, ईच एंड का मतलब क्या होता है, जैसे किनारे होते हैं, किनारों का एरिया पूछे, किनारे में सिलेंडर के क्या होते हैं, सर्कल होते हैं, और सर्कल का एरिया क्या होता है, हम पहले जान चुके हैं, πr² होता है। ये चारों फॉर्मूले हो गए आपके सिलेंडर के। देखिए भाई, अब इसके बाद सरफेस एरिया वॉल्यूम में अपना फोर्थ फिगर जो आता है वो आता है कोण बोल के। कोण जैसे बर्थडे कैप होती है उसी शेप का होता है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो ये इसकी हाइट है, ये r मतलब रेडियस है। अब इसमें दूसरी हाइट जो होती है ना, ये l होती है। इस l को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट बोला जाता है l को। अब पहला फॉर्मूला इसके बारे में जानते हैं, इसका सीएसए। सीएसए ऑफ कोण ये होता है πr/l, l का मतलब स्लैंट हाइट। सेकंड फॉर्मूला अपने पास है टीएसए। टीएसए ऑफ कोण पाई। देखो एक बात सुनो ध्यान से, टीएसए का मतलब क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कैसे बनता है, सीएसए और प्लस में इसका बेस। सीएसए क्या होता है, πr, बेस में क्या होता है, πr²। कॉमन क्या आएगा, पाई कॉमन आएगा, r कॉमन आएगा, अंदर क्या बचा, l प्लस r। ये फॉर्मूला आपका हो गया टीएसए का। थर्ड फॉर्मूला, इसका वॉल्यूम आपको ध्यान रखना है। वॉल्यूम ऑफ कोण, जो कोण का वॉल्यूम होता है 1/3 πr² h होता है। अब इसमें एक फैक्ट की ये बात है, ध्यान रखना है आपको। हमने आपको सिलेंडर पढ़ा था, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता था, πr² h होता था, और कोण का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 πr² h होता है। तो ध्यान दे, जो सिलेंडर का वॉल्यूम है वो कोण के वॉल्यूम से 3 गुना है, या आप ये कह सकते हैं कि कोण का जो वॉल्यूम है वो सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 है, मतलब 3 गुना कम है। ये बात भी आपको याद रख के चलनी है। अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है, एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो L, H और R होती है ना, इनके बीच में भी एक रिलेशन होता है। ये जो L होता है, L का स्क्वायर बराबर होता है h² प्लस r² के। ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है। कई बार आपको इन तीनों चीजों में से 2 चीज दी होगी, तीसरी आपको निकालनी पड़ेगी, तो आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। नोट करिए फटाफट। अब देखिए स्फीयर के बारे में पढ़ते हैं। स्फीयर में हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर पढ़ता है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4πr²। 4πr² कर देते तो क्या आ जाए, सरफेस एरिया आ जाता है स्फीयर का। सेकंड हमें पढ़ना है वॉल्यूम करके। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होती है, 4/3 πr³। अब इसमें लेटरल टोटल करके नहीं पढ़ते, केवल सरफेस एरिया पढ़ते हैं और साथ में वॉल्यूम पढ़ते हैं। 6 फिगर जो हमारे पास है वो हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर के बारे में जानते हैं। हेमिस्फीयर मतलब स्फीयर का आधा करते हैं। ये जो r है ये इसकी h है, और मजे की बात ये है कि इसमें r और h दोनों बराबर ही होती है, रेडियस हाइट बराबर होती है। इसलिए सबसे पहले पढ़ते हैं सीएसए, कर्व्ड सरफेस एरिया। ये होता है 2πr²। टोटल सरफेस एरिया जो हेमिस्फीयर का होता है टीएसए, वो होता है 3πr²। फोर्थ जो थर्ड फॉर्मूला जो होता है इसका, वो होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम जो होता है इसका 2/3 πr³ होता है।
ये चैप्टर 12 में हमने सारा कुछ आपको पढ़ा दिया। फर्स्ट टर्म ऑफ कोड सिलेबस में नहीं है, तो हमें केवल यहाँ तक हेमिस्फीयर तक पढ़ना है। ये सारे फॉर्मूले हो गए। अब चैप्टर नंबर 13 की ओर चलते हैं, स्टैटिक्स पे। चैप्टर नंबर 13 पे आते हैं स्टैटिक्स पे। यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक अपने पास है मीन। मीन आपको पढ़ना है। अब मीन का फॉर्मूला तो आपने छोटी क्लास में सीखा होगा। और मान लो आपको कोई डाटा दिया है, उसका मीन निकालना, आप सब टर्म्स को जोड़ते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड कर देते हैं। लेकिन अपने पास अभी ग्रुप डाटा का मीन निकालना है। ग्रुप डाटा का मीन कैसे निकालते हैं? देखो बात सुनो मेरे भाई ध्यान से। 3 मेथड अपने पास है। 3 मेथड में आपको मीन पढ़ना है। सबसे पहला आपको पढ़ना है डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। उसके बाद आपको पढ़ना है एजुम मीन मेथड। उसके बाद आपको पढ़ना है स्टेप डिविएशन मेथड। अब सबसे पहले ये डायरेक्ट मेथड वाला फॉर्मूला, हम मीन को है ना एक्स बार से दिखाते हैं, एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं मीन को। और ये फॉर्मूला बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये अपना डायरेक्ट मेथड, ये पहले वाला मेथड का फॉर्मूला है। सेकंड में, सेकंड का मतलब क्या है? सेकंड मेथड का क्या? एजुम मीन। एजुम मीन का कैसे निकालते हैं? एक्स इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब यहां पर एक बात आई डी आई। ये डी आई कैसे निकालेंगे? डी आई निकालने का तरीका होता है एक्स आई में से ए माइनस करेंगे। अब ये जो ए है, इस ए को क्या बोलते हैं? एजुम मीन बोलते हैं, एजुम मीन बोलते हैं। और ये आपको कहां मिलेगा? ये आपको क्लास मार्क वाले टेबल में मिलेगा, क्लास मार्क। अभी क्लास मार्क जो है एक्स आई, इसको आप जानते हो निकालना हम क्या करते हैं? अपर लिमिट में लोअर लिमिट जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्लास मार्क का फॉर्मूला बन जाता है। क्लास मार्क हम ऐसे निकालते हैं। अब इसके बाद क्लास मार्क होगा अपने पास, सेकंड फॉर्मूला आपके पास ये आ गया। यहाँ पे डी का फॉर्मूला, डी को हम डिविएशन कहते हैं। ये जो डी आई है, इसको क्या बोला जाता है? इसको हम कहते हैं डिविएशन। और डिविएशन कैसे निकालते हैं? एक्स आई में से एज्यूम मीन को माइनस कर देते हैं। अब तीसरा फॉर्मूला, थर्ड मेथड, स्टेप डिविएशन मेथड। स्टेप डिविएशन कैसे निकाला जाता है? एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू में एच आ जाता है साहब। अब यहां पे देखो यू आई है, यू आई कैसे निकालते हैं? यू आई का फॉर्मूला होता है डी आई अपॉन एच। मतलब जो आपने पिछले फॉर्मूले में आपने डी आई निकाला था, डिविएशन निकाला था, उसको एच से, एच क्या होता है? क्लास डिफरेंस होता है। जो आपको क्लास इंटरवल देते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इनके बीच में कितना डिफरेंस है, इसे हम क्या कहते हैं? एच कहते हैं, क्लास डिफरेंस। ये तीनों फॉर्मूले आपके मीन के हैं। ये डायरेक्ट मेथड, ये एजुम मीन मेथड, ये आपका स्टेप डिविएशन मेथड। अब मीडियम के बारे में सीखेंगे। अब मीडियम के बारे में पढ़ते हैं, मीडियम के कुछ फॉर्मूले पढ़ते हैं। अब देखो मीडियन का मतलब क्या होता है? मीडियन वाला को कोई डाटा दिया है और हमें उसका मीडियन निकालना है, मतलब मुझे उसकी सबसे बीच वाली मिडल मोस्ट टर्म को निकालना है। अब उसे कैसे निकालते हैं? बात सुनिए ध्यान से। मीडियन बराबर होता है एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन एफ इंटू में क्या जाता है? एच आ जाता है। इंटू में क्या जाता है? एच आ जाता है। एच वही है क्लास साइज में, मैंने आपको पिछली बात बताया था, मीन में बताया था। अब देखो यहाँ पे कुछ टर्म्स है, जैसे एल है। एल यहाँ पर होती है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। जो मीडियन क्लास होती है उसकी जो लोअर लिमिट होती है, भाई मान लो आपने मीडियन क्लास रख करी, उसका इंटरवल आया लेट से 20 से 30, तो यहाँ पे जो 20 हो जाएगा ना, ये एल की वैल्यू हो जाएगी। ये जो सी एफ है, सी एफ होती है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखो अब मैं इसको एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो काफी मतलब ये लेंथी वीडियो बन जाएगा। और दूसरी बात, हम केवल फॉर्मूला रिवाइज करते हैं, ये आपको पहले से सीखना पड़ेगा होता क्या है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। मैं आपको बता रहा हूं। एफ क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। और एच क्या होता है? क्लास साइज। मतलब इंटरवल का डिफरेंस कितना है, क्लास इंटरवल जो आपको दिए गए उनमें डिफरेंस कितना, उसे क्या बोलेंगे? एच बोलेंगे। और मीडियन आप किसी भी ग्रुप डाटा का मीडियन इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। ऐसे ही मोड होता है। मोड का मतलब क्या होता है? मोड जो सबसे ज्यादा बार डाटा के अंदर वैल्यू आती है उसे हम कहते हैं मोड, मोड बोला जाता है। अब मोड को निकालने का फॉर्मूला कैसे होता है? देखो बात सुनो ध्यान से। एल प्लस, अब इसके बाद हम देखो बात सुनो ध्यान से, मोड अगर निकालने जाते हैं डाटा का, पहले एक बात समझो। पहले एक्स, मैं आपको मोड का एक्सप्लेन करता हूँ। पहले मोड का एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद मैं इसका फॉर्मूला बताने की कोशिश करता हूँ आपको। मोड होता क्या है? जैसे मान लो मैंने कहा कुछ वैल्यूज है x,
वाई ए बी एक्स बी एक्स और एन, ये डाटा हमने लिया हुआ। अब इस डाटा में कुछ टर्म आई एक्स वाई ए बी एक्स करके इस तरह से कुछ टर्म आई है। अब इसमें सबसे ज्यादा मोड क्या बोलते हैं, मोस्ट फ्रीक्वेंट डाटा, जो सबसे ज्यादा बार ऑब्जर्वेशन है, फ्रीक्वेंट मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, वो जो ऑब्जर्वेशन है उसे मोड बोलते हैं। अब मोड देखो यहाँ पे एक्स 1 2 3 4 बार एक्स आ रहा है, तो इस डाटा का जो मोड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो एक्स हो जाएगा। जो डाटा में ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बारी आती है उसे हम उसका मोड कहते हैं। अभी यहाँ पे जगह कुछ बची नहीं है, इसे नोट करेंगे, इसके बाद मोड का फॉर्मूला बताता हूँ। अब देखिए मोड के बारे में पढ़ते हैं, मोड का फॉर्मूला पढ़ते हैं डायरेक्टली। अब मैंने मोड आपको बता दिया, मोड कैसे निकालते हैं डाटा का, ये होता है एल प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू में आता है h। अब यहां पर ये बात जाननी जरूरी है, एल का मतलब तो वही है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास कैसे सिलेक्ट करेंगे, मॉडल क्लास सिलेक्ट करने का तरीका फ्रीक्वेंसी देखेंगे, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसे मॉडल क्लास कहेंगे। और मॉडल क्लास में जो लिमिट होगी, मान लो अब मॉडल क्लास आपके 20 से 30, एज्यूम कर लेते 20 से 30 है, यहाँ पर ही हो जाएगा एल, जो छोटे वाली है ना इसे हम क्या बोल देंगे, एल बोल देंगे। अब यहाँ पर जो f1 है ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। जो मेरी मॉडल क्लास है, मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी से f1 कहेंगे। f0 फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, यानी कि उस क्लास की फ्रीक्वेंसी जो मॉडल क्लास से पहले है, उस क्लास की फ्रीक्वेंसी को f0 कहेंगे या f0 भी कहते हैं इसको, f0। f2 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास आफ्टर मॉडल क्लास। मॉडल क्लास के बाद जो क्लास दी गई है उसकी जो फ्रीक्वेंसी उसे क्या बोलेंगे, f2 बोलेंगे। और x का परिचित हो, ये तो क्या है, क्लास साइज हो जाएगा, क्लास साइज h को बोलेंगे। ये आपका मोड का फॉर्मूला है, इसे आपको जानना है। एल को आप यहाँ पे लिख सकते हो, उसमें कोई मतलब दिक्कत नहीं होगी, इसे आप ऐसे कर सकते हो। ये मोड का फॉर्मूला है, इनकी जो टर्म्स यूज हुए इनके मतलब है, इनके मीनिंग क्या है। अब स्टैटिक्स में इतना ही है, प्रोबेबिलिटी में तो 3 फॉर्मूला जो भी होगा उसे रिवाइज कराता हूँ, जल्दी फटाफट इसे नोट करिए। अब प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, लास्ट चैप्टर है डेफिनेटली, और हम इसके बाद 2-3 फॉर्मूला होगा, उसके बाद हम कभी को थ्योरम्स की वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, थ्योरम्स भी आपको पूरी पढ़ाई जाएगी। अभी फिलहाल प्रोबेबिलिटी को लास्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, देखो सब प्रोबेबिलिटी आपको पता होगा, किसी भी इवेंट के जो चांस होते हैं, चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट, किसी इवेंट के होने की या ना होने की क्या संभावना है, उसे प्रोबेबिलिटी कहते हैं। और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जो होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू, यहां पे लिखते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम टू ई अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अभी जो फेवरेबल आउटकम है इसका मतलब क्या है, जिस चीज की प्रोबेबिलिटी में निकालनी है। मानो जैसे मैंने कहा कि हमने कॉइन को टॉस किया है, उस पर हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो उसे हेड आने की पूछी ना, तो वो फेवरेबल है। और टोटल कितने केस बन सकते हैं, कॉइन के ऊपर 2 बन सकते हैं, हेड और टेल, उसे हम बोलेंगे टोटल। अब इसे थोड़ा लेंथी फॉर्मूला, इसे थोड़ा छोटा करके कैसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी को हम शॉर्ट में लिख देते हैं पीई, इसे पढ़ा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम को शॉर्ट में लिख देते हैं एनई और टोटल को लिख देते हैं एनएस। तो हम इस तरीके से प्रोबेबिलिटी का छोटा फॉर्मूला बना सकते हैं, पीई इज इक्वल टू एनई अपॉन एनएस करके। एक बात और ध्यान रखेंगे, प्रोबेबिलिटी जो किसी इवेंट की होती है वो हमेशा 0 से बड़ी होती है या 0 के बराबर होती है, लेकिन 1 से छोटी या 1 के बराबर होती है। प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से छोटी नहीं हो सकती, 1 से बड़ी नहीं हो सकती, इनके बीच में ही हमेशा लाई करती है। ये भी एक तरीके से फॉर्मूले की तरह याद रख लेना। अब एक बात हो, लास्ट फॉर्मूला इस चैप्टर का, पीई का मतलब क्या है, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, प्लस पीई डैश या पीई बार, इसका मतलब है उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी। इन दोनों का सम हमेशा 1 के बराबर होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपका प्रोबेबिलिटी भी खत्म हो गया। सारे साइंस के फॉर्मूले मैंने आपको कराए। वीडियो कैसी लगी लाइक जरूर करना, बताना जरूर और लिख लीजिए। थैंक यू।